हेलो बच्चों, आज हम केकई का अनुताप पढ़ेंगे जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। केकई का अनुताप में केकई ने किस प्रकार से पश्चाताप किया है इसके बारे में आज हम इस व्याख्याओं को देखेंगे। उसमें आज मैं जो व्याख्या बता रही हूँ ये भी परीक्षा में आने वाली महत्वपूर्ण व्याख्याएँ बता रही हूँ। व्याख्या देखेंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंठ राज्य उसे तब जब भी पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप तात ने त्यागा। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। देखो बच्चों, अब इसमें है भरत भद्र का अर्थ है भरत श्रेष्ठ और भद्र का अर्थ है शिष्ट। अभिषिक्त का अर्थ है अभीष्ट। अकंटक का अर्थ है बाधाहीन। अयश का अर्थ है अपयश। थाह का अर्थ है गहराई। अरण्य का अर्थ है वन। शेष का अर्थ है बाकी। तदपि का अर्थ है तो भी। तनु का अर्थ है तन या शरीर। तप्त का अर्थ है दुखी। तात का अर्थ है पिता। तथापि का अर्थ है यद्यपि। अब संदर्भ, अब हम संदर्भ देखेंगे बेटा, है ना। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृति के पुजारी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में ये संकलित केकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग, भ्रातृ प्रेम यानी कि भाई के प्रति प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम से भेंट करने के लिए उनके यहाँ पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे और रात में सारी सभा बैठी और श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत अत्यधिक व्याकुल हो उठे यानी कि दुखी हो उठे और इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है, यानी कि राम और जो भरत है इन दोनों ने अपने प्रेम को आंसुओं के द्वारा यहाँ पे भी दर्शाया गया है। व्याख्या को मैंने पहले भी बताया था बेटा वीडियो में कि व्याख्या का अर्थ है अर्थ भावार्थ, है ना। अर्थ, भावार्थ या व्याख्या, इन तीनों में से आप कोई से भी इसको संबोधित करके लिख सकते हो। यहाँ पे इस व्याख्या का अर्थ है, जब राम अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो तो वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे ही सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति, जिस प्रकार से अपने को सपना आता है और हम अचानक उठ जाते हैं और उठने पर जब हम एकदम देखते हैं तो उस प्रकार से वहाँ सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया है। यानी कि पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, तो ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी इच्छाएं या चाह जो पूरी होनी शेष रही होगी। इस प्रकार से भरत, यहाँ पे भरत बहुत दुखी मन से राम से ये सभी बातें कहने के बाद कहता, अब मेरी क्या इच्छा है, अब मैं जो था वो सभी तो मेरे को मिल गया। तो यानी कि दुखी मन से वो भरत बार बार राम के सामने अपने को तुच्छ समझ रहा है या अपने को दुखी मन से उससे प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया है। उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि जो ऐसे महान राजा
अयोध्या के राजा सोने चांदी महल में रहने वाले, सोने चांदी के बीच में रहने वाले ऐसे राजा आज पनकुटी बनाकर वन में रह रहे, तो इन राम को, सीता को और लक्ष्मण को देखकर भरत बहुत दुखी होते हैं और अपने आप में ही वे बहुत पश्चाताप करते हैं कि मेरे कारण मेरे भैया को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को दुख सहन करना पड़ रहा है। अब इसमें काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा बेटा। देखो, तो मैंने पहले ही बताया था कि भावार्थ और कला पक्ष ये दोनों आते हैं इस कविता में। तो भावार्थ, भाव पक्ष में हमको लिखना है कि इस पंक्ति में भरत ने भावुक होकर पितृशोक और मातृ प्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया है, क्योंकि माँ के कारण ही आज उन्हें राम को, लक्ष्मण को और सीता को वनवास जाना पड़ा। और पितृ के शोक के कारण, यानी कि पिता को जो माता ने वचन लिए थे वो वचन उनको पूरे करना पड़े, है ना बेटा। अब देखो रस कौन सा होगा इसमें, करुण रस, क्योंकि भरत जो है बहुत दुखी है, इसलिए यहाँ पे करुण रस का उपयोग किया गया है। शोक, है ना, करुण यानी शोक। कला पक्ष, इसमें भाषा परिष्कृत खड़ी बोली की ली गई है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद शिखमणि है, अलंकार उपमा और अनुप्रास का अलंकार है, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है।